जय हिंद सर। जय हिंद मैडम। जैन सर। तो मैडम आपने फिर केस स्टडी प्रिपेयर की कि नहीं की अभी तक? ये सब डाउनलोड करके रखा है सर, अभी सब चैट जीपीटी में डाला है सारे केस। सारे केस? मगर एक तो मतलब अच्छी सारे, तरीके से कर लीजिए। नहीं नहीं नहीं, 1 2 3 4 5 केस लॉ सिर्फ निकाला है हम्म, सर। हम्म, ब्लैकबेरी, माइक्रोसॉफ्ट, यंग से, ओपन टीवी का। हम्म, ओके। प्रदीप सर कैसे हैं सर? सही सर। ऑल गुड। सर प्रदीप सर, उनका भी चेन्नई है। हम्म। चेन्नई वाले लोग सबसे परफेक्ट होते हैं। अरे डर के मारे। लड़के बट मैडम इसका जो केस लॉ जो आप बता रहे थे, सो हाँ हम्म, जैसे मतलब सब कुछ जो सीआरआई का ही था जो भी आपने बताया अभी, हाँ। अभी अभी देखिए मुझे नहीं लगता कि ये सभी उनको भी याद रहेगा या नहीं रहेगा। उनके पास लिस्ट रहेगा तो याद रहेगा। मेरा रिक्वेस्ट ऐसा है कि इनकेस वो पूछते हैं ना, अभी जो ओपन टीवी का था वो एल्गोरिदम रिलेटेड था, राइट। राइट? सो दूसरा एक है, देखिए वहां पे क्या हो रहा है सेक्शन सीआरआई गाइडलाइन में, चार चीजें हो रहा है सीआरआई गाइडलाइन में सेक्शन 3K के हिसाब से। एक है कंप्यूटर रिलेटेड, देन सॉरी मैं बता MBAS करके ऐसे मतलब शॉर्ट की किया मैंने। वन इज मैथमेटिकल मेथड, बिजनेस मेथड एंड algorithms एंड सॉफ्टवेयर पर से, ये चार चीजें हैं। जी। ओके, ये हाँ। चार चीजों के लिए आप को रिलेट कीजिए। पहले मैथमेटिकल मेथड वाला कौन सा सेक्शन सेक्शन आ रहा है, कुछ याद है? मैथमेटिकल वाला कौन सा सेक्शन, मतलब 3 मतलब के? केस लॉ सॉरी, अच्छा। मैथमेटिकल मेथड के लिए केस लॉ, एंड बिजनेस मेथड के लिए ये एक है आई थिंक। बिजनेस मेथड के लिए फेरिड शिट, फेरिड अलानी तो सॉफ्टवेयर पर से है। सॉफ्टवेयर के लिए। सॉफ्टवेयर पर से है, ये याद रखिए, सॉफ्टवेयर पर से वाला फेरिड अलानी है, एंड हाँ ओपन टीवी वाला एल्गोरिदम है। एंड जो रेस्ट ऑफ द सॉफ्ट ये है ना हार्डवेयर रिलेटेड है, आपका एरिक्सन वाला। हाँ। ओके, ये तीन ही याद कीजिए। मुझे मुझे नहीं लगता कि ज्यादा कुछ, ये नहीं, इतना बोलेंगे तो काफी है। आप जैसे ओके। हार्डवेयर बोलेंगे, हार्डवेयर का आपको पूछा जाएगा कि इन केस मुझे मुझे मतलब आई एम नॉट एक्सपर्ट देयर बट आई एम जस्ट ट्राइंग टू सिंक द आंसर हियर। इन केस वो हार्डवेयर रिलेटेड ऐसे पूछेंगे, ओके व्हाट डज इट मीन, मतलब आप ऐसे ऐसे कीजिए कि हवा में तीर मारना है, किसी को टारगेट को तीर मारना है, करेक्ट? यहाँ पे हाँ। टारगेट क्या है? हार्डवेयर है। ओके। ओके, सो आप ओपनली सॉफ्टवेयर को ऐसे मतलब ये नहीं बोल सकते, मतलब इट इज पेटेंटेबल नहीं बोल सकते। जैसे कि ये कोड किया आपने, ओके, आप देखिए मतलब बैंगलोर में रहते हैं फॉर एग्जांपल, आप चामराजपेट से आपको कहाँ तो दूसरे लोकेशन पे जाना है, यू कैन गो बाय बाइक, यू कैन गो बाय बाइसिकल, यू कैन गो बाय कार, राइट? यस। सिमिलरली सॉफ्टवेयर पर से में क्या होता है, यू कैन यूज द कोडिंग बाय एनी अदर लैंग्वेजेस, देयर आर मल्टीपल लैंग्वेजेस। मैं मैं एक्स प्रोग्रामिंग से कर रहा हूँ, दूसरा वाई प्रोग्रामिंग से कर रहा है, इससे पैटर्न नहीं होगा। जो आप हार्डवेयर में इंप्लीमेंट करोगे उसको आप कनेक्ट करके दिखा रहे हैं कि चलो इसका इम्प्रोवाइजेशन हो गया है, टेक्निकल इफेक्ट आ रहा है, टेक्निकल कंट्रीब्यूशन हो रहा है। ओके। ओके, तो उसको हम पेटेंट बोलते हैं बस। यस यस। सो आप बता रहे हो कि एरिक्सन केस, ओपन टीवी केस, एल्गोरिदम के लिए। यस, नहीं नहीं, हार्डवेयर का एरिक्सन है, एंड ओके। देन इसका है ओपन टीवी वाला है, एल्गोरिदम है। एल्गोरिदम। मतलब अल्गोरिदम बोले तो क्या मतलब, आपको पता है अल्गोरिदम? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अल्गोरिदम? इनकेस पूछते हैं तो बेसिकली शायद पूछेंगे नहीं, आपको पता रहेगा करके वो भी एज्यूम करेंगे। अल्गोरिदम इज नथिंग बट फ्लो, द सीक्वेंस। ओके। वो भी ऐसा नहीं हो सकता, मतलब ज्यादा टेंशन मत लीजिए उसमें। मुझे नहीं लगता कि, क्योंकि आप केस लॉ याद रखने में ना तो कुछ बेसिक्स भूलना नहीं, बोला नहीं चाहिए हमें। राइट राइट।
Sir, thank you. Sir, sir, welcome. So whatever I know bit, yeah. So sir No, तो वैसे भी है यहाँ पे. नहीं, but whatever the input you have given, really thank you. Yeah, welcome. एंड इसमें क्या हो रहा है, इन केस आप वैसे भी बैकग्राउंड सॉफ्टवेयर का नहीं बोल रहे हैं, तो अभी अभी बताए मतलब कैसे नॉवेल्टी रीड करते हैं. सीआरआई में क्या हो रहा है, इसमें इंपॉर्टेंट तीन ही चीज है, या एक या दो चीज है. पहले चीज नॉवेल्टी कैसे डिसाइड करते हैं. यहाँ पे 7 स्तंभ करके आ रहा है नॉवेल्टी डिसाइड करने के लिए. क्या ओके, है? वो 7 स्तंभ करके आता है Okay. सीआरआई गाइडलाइन में. ओके, आप मतलब डिटेल में मत जाइए, वहां पे भी मुझे भी याद नहीं वो 7 स्तंभ क्या होता है. नॉवेल्टी डिसाइड, जैसे कि पहला स्तंभ है कि आई विल डू द प्रायर आर्ट सर्च. सेकंड स्तंभ है प्रायर आर्ट सर्च का जो एनालिसिस करूंगा. थर्ड स्तंभ इसका ही सीक्वेंस है. मतलब तीसरा स्तंभ है प्रायर आर्ट वर्सेस मेरा इन्वेंशन के ऊपर कंपेयर करूंगा मैं. ऐसे ही 7 स्तंभ है. एनालिसिस करूंगा, देन उसका कंपैरिजन, इम्प्लिसिट एक्सप्लिसिट कंपैरिजन करूंगा क्लेम का. यही सीक्वेंस है ना, जैसे आप नेचुरल प्रोसेस में जो करते हैं उसको उन्होंने स्तंभ में डाल दिया आपको याद रखने के लिए. इन केस पूछते हैं किसी को, यही बताना है कि 7 स्तंभ क्या है, नॉवेल्टी डिसाइड करने के लिए सीआरआई गाइडलाइन में इनको याद डाल दिया गया है. Okay, okay. So सर वो टू यू. जी स्टार्ट करें. ओके, दैट्स रियली ग्रेट इंफॉर्मेशन सर. आपने जिस तरीके से सारे केस लोग को Sir, डिवाइड ये- किया है. हम्म. नाउ माय क्वेश्चन टू ऑल ऑफ यू. पहले तो आप में से किसी का अगर कोई पर्सनल कोई क्वेरी हो, कल हमारे पास लास्ट डे हो, तो मैं चाहता हूं कि अगर कोई भी पर्सन को, अगर उन्होंने मुझे इंट्रोडक्शन सबमिट किया हो और मैंने उनको रिप्लाई ना दिया हो, ऐसा कोई पर्सन है क्या यहाँ पर हु हैज सबमिटेड द इंट्रोडक्शन? अखिल सर का एक क्वेश्चन है, मैं उनको शेयर कर देता हूँ. अखिल सर का शायद ये क्वेश्चन था, सेक्शन 3 में क्या क्या पेटेंटेबल है वो बता दीजिए. हालांकि सर हमने लास्ट कल नहीं बट उससे आगे के दिन फ्राइडे को ये डिस्कस किया है. वो वीडियो भी सर, आप वो देख सकते हैं ना. आई विल. हाँ सर, वो जी. मैंने कर लिया. मैंने कर लिया, वो समझ में आ गया मुझे. मतलब मैंने इंटरप्रिटेट कर लिया उसको. थैंक यू सर. ओके, दैट्स इट. ओके, और कोई क्वेश्चन अगर रिमेनिंग है मेरी तरफ से तो पहले मुझे बता दीजिए. इज देयर एनीथिंग? यस प्रदीप सर. सर आपको टाइम मिलता है, क्विकली एक बार आईपीसी सीपीसी भी एक बार रिवाइज कर दीजिए, 1 या 2 मिनट में. आईपीसी सीपीसी अभी कर लेते हैं क्या सर. बात है सर, जी, मैं भी यही संघवी पूछने मैम. वाला था. जी, क्या बात है, व्हाट अ कोइंसिडेंस. जी. जी और संघवी सर मैम, हम लोग आईपीसी फॉलो करते हैं सर. आईपीसी फॉलो करते हैं सर, इंटरनेशनल पेटेंट क्लासिफिकेशन. सीपीसी फॉलो हम नहीं करते हैं सर, ओके. हाँ सर, एक बार इंडिया पर्टिकुलर. 13(1)(a) एंड 13(1)(b) में थोड़ा सा डाउट था, वो उसमें थोड़ा सा क्लैरिटी दे दी. जी मैडम, 13(1)(a), सेक्शन 13(1)(a), सेक्शन 13(1)(b, प्रायर क्लेमिंग एंड प्रायर पब्लिकेशन में डाउट ले लेते हैं मैडम. ओके, एनीथिंग एल्स? यस, एनीवन? आई थिंक वी आर गुड टू गो. ओके, नाउ अब एक मैं सिंपल सा क्वेश्चन करता हूँ बिफोर स्टार्टिंग दिस सेशन, बिफोर हैविंग ऑल दी क्वेरीज. मेरी तरफ से आपके लिए एक क्वेश्चन है जो मुझे पता नहीं क्यों 2 दिनों से मैं अपने दिमाग में लेके बैठा हूं और मुझे लगता है कि अब ये क्वेश्चन आना चाहिए. एज बीइंग एन इंटरव्यूअर, अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो बहुत ही अच्छा होगा. क्वेश्चन है कि एक सिंगल एक पेटेंट की सक्सेस स्टोरी बताइए. एक सक्सेस स्टोरी, अगर वो इंडियन बता सकते हैं आप, दैट्स ग्रेट. कोई एक सक्सेस स्टोरी इंडियन पेटेंट की. मैं बताऊं सर? जी प्रदीप सर, प्लीज. यस सर, टीकेडीएल वाला. तो हल्दी टर्मरिक का एक है, एंड सर देयर आर टर्मरिक के लिए अगर आप सक्सेस स्टोरी नहीं है, वो टर्मरिक की पेटेंट को हमने नहीं आने दिया था इंडिया में. मीन्स वो पेटेंट फाइल नहीं हुई थी जो नहीं. टर्मरिक की वजह से. मेरा अंडरस्टैंडिंग ये क्वेश्चन में अलग था सर. एक्चुअली पेटेंट सक्सेस स्टोरी में क्या हो रहा है, आप जैसे बोलते हैं बासमती राइस का जो था, एक्चुअली इसका बायोजीन्स चुरा के यूएस ने पेटेंट फाइल किया था 19 आई थिंक 1996 में. ओके,
उसको उन्होंने फाइल किया था टैक्समती करके। ओके, तो देन लेटर क्या हुआ, वो इंडिया में जब रिसर्च स्टार्ट हुआ, रिसर्च के बाद अपोजिशन इंडिया ने किया, तो बासमती राइस इज अवेलेबल इन इंडिया फ्रॉम डिकेड्स और सेंटिनरीज, फॉर दैट रीजन इट गॉट रिवोक्ड। सो ये मुझे लगा कि ये सक्सेस स्टोरी बता सकते हैं क्या करके। नहीं, अब मैं नहीं बता तो सकते हैं सर, बट मैं अभी आपसे स्पेसिफिकली जो पूछ रहा हूं वहां पर पेटेंट ग्रांट हुआ हो एंड उस पेटेंटेड प्रोडक्ट से किसी ने कंपनी खड़ी की हो, किसी ने कुछ मीन्स कोई चीज होनी चाहिए उसके साथ जो इंडियन हो। देखिए मैं कॉन्स्टेंट और भी ऐड कर रहा हूं, जो इंडियन हो, जिसने ये सक्सेस हासिल की हो, पेटेंट फाइल की हो, और वो पेटेंट रियल में कहीं पर वर्क कर रही हो, यानी वो पेटेंटेड प्रोडक्ट या पेटेंटेड प्रोसेस कहीं पर ऑलरेडी एग्जिस्ट हो कुछ काम करने के लिए। सर मैं नेगेटिव सेंस में नहीं, पॉजिटिव सेंस में बात कर रहा हूँ जी। हाँ सर, रिसेंटली लेस देन 1 year ago एक सोया चंक, चॉकलेट बेस्ड सोया चंक्स रिलेटेड एक पेटेंट ग्रांट हुआ है, फूड आइटम which are rarely granted. Process of making that particular chocolate based soya chunk. तो वो ग्रांट हुआ है, महाराष्ट्र बेस्ड कोई कंपनी है, so they are making that and selling that product as well in the market. पेटेंट नंबर या कुछ आप बता पाएंगे? पेटेंट नंबर आई कैन शेयर, थोड़ा सा सर्च करना पड़ेगा बस मुझे, कोई बात नहीं मैडम, मुझे जिन्होंने आराम से जिनको बताइएगा। ग्रांट हुआ है। एनीवन एल्स? देखिए कहीं ना कहीं आपको यहाँ पर थोड़ा सा ऐसा लग रहा है ना कि हाँ अगर ये क्वेश्चन आ गया तो वी आर हैविंग वेरी लेस नॉलेज हाउ टू आंसर दैट क्वेश्चन, और वी हैव नॉट डिस्कस एनीथिंग अबाउट इट येट। करेक्ट? यस और नो? सो यस और नो एटलीस्ट। Yes, sir. They may. It is a nice So question. what do you think? Means ये सही क्वेश्चन है कि जो हमें करना चाहिए? आज हम 45 मिनट्स इस पे डिबेट करने वाले हैं। सो इज इट अ गुड टॉक टू डाउट मींस डिबेट? What do you think? Yes, sir. हाँ जी, ये जियो वगैरह नहीं ना, टाटा मोटर्स? जियो वगैरह नहीं। जो अगर ऐसी कोई स्टोरी है आपके पास तो बताइए, नहीं, बट मैं जियो की बात नहीं कर रहा हूँ, नो सर मैं बात इसमें कर रहा हूँ एक जी सर। फॉर एग्जांपल फार्मा साइड में ही होगा, आई डोंट नो द सिप्ला एग्जैक्ट में भी पैटर्न नंबर एंड ऑल, ओके। बट से फॉर एग्जांपल बायोकॉन 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 इज वन सच प्लेयर जिसने कि आई थिंक ये इंसुलिन से रिलेटेड काफी कुछ किया है, बट आई थिंक उसको थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि क्या किया है, कैसे है, क्या एग्जैक्टली पैटर्न क्या है। किया है, कैसे है, वो समझ में नहीं आ रहा है। एंड मुझे पेटेंट नंबर एग्जैक्टली नहीं चाहिए, बट इतना भी बता दीजिए कि वो पेटेंट इंडिया में ग्रांट थी। इट इज सफिशिएंट फॉर मी कि वो ग्रांट हो गई है इंडिया में आज के दिन। ये कंपनी है, ये कंपनी का ये प्रोडक्ट है और वो कंपनी का प्रोडक्ट चल रहा है। मैं आपको थोड़े से एग्जाम्पल देता हूं। ओके, वी आर स्टार्टिंग विद द इंडियन फर्म, और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं, कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं कि जिन्होंने बेहतरीन इन्वेंशन किए हैं, और उस इन्वेंशन की वजह से क्या हुआ है कि उनका आज नाम है। अब वो इन्वेंशंस एक एक करके मैं आपके सामने रखने की कोशिश कर रहा हूं। आप मुझे क्वेश्चंस देते जाइएगा बेस्ड ऑन इट कि क्या आपको वो चीजें समझ में आई कि नहीं आई। ओके हो चलो, और उन्होंने कितना बड़ा एम्पायर भी क्रिएट किया है, ऐसा नहीं कि छोटा मोटा एम्पायर। दे हैव क्रिएटेड अ ह्यूज एम्पायर आउट ऑफ इट। ओके, सबसे पहली स्टोरी जो है वो है एक ऑटोमोटिव कंपनी है जिन्होंने मीन्स जो कंपनी स्टार्ट हुई थी 2
कॉलेज के स्टूडेंट से, और वो एंड हो गई, मीन्स अभी चल भी रही है कंपनी, उनके पास 300 से ज्यादा पेटेंट एप्लीकेशंस है और उसमें से 45 पेटेंट्स ग्रांटेड है। ये तर सर। एथर एथर करेक्ट सर। देखिए यस सर। कंपनी तो एग्जिस्ट ही कर रही थी, मैंने सिर्फ आपको हिंट दी, आपने डायरेक्टली बता दिया कि एथर की मैं बात कर रहा हूं, क्योंकि आप ऑटोमोटिव इंडस्ट्री से ताल्लुक रखते हैं। उन्होंने करेक्ट, CSIR से ही स्टार्ट किया था अपना। उन्होंने CSIR से ही स्टार्ट किया था अपना। हाँ, वो आते थे आ, मिलने, मतलब मैम से। ठीक है क्या आंसर। बात है। देखिए सो 2 लोग हैं यहाँ पर, तरुण जी एंड स्वप्निल जी। ये दोनों स्टूडेंट IIT मद्रास के हैं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास के हैं। उन्होंने CSIR से, मैडम ने जैसे बताया, स्टार्ट किया चीजें, एंड 45 पेटेंट्स ग्रांटेड है, एंड ये EV टेक्नोलॉजी पे वर्क कर रहे हैं। यस यस, एनी डाउट? नहीं सर, मैं थोड़ा कलरफुल करूंगा, क्योंकि मैं वो CEO का एक स्पीच सुना था मैं मेरे ऑफिस में। ही वाज इन आवर ऑफिस इन 2019। सर मैं थोड़ा ऐड करूंगा सर इसमें। एक्चुअली दे आर IIT 2012 पास आउट स्टूडेंट्स। उसके बाद क्या होता है कि दे हैव अ बैकग्राउंड आल्सो, देयर पेरेंट्स आर इंडस्ट्रियलिस्ट। वो जब स्टार्ट करते हैं बैटरी के ऊपर इन्वेंशन स्टार्ट करते हैं, जैसे सर ने बताया। By 2018, they filed some patents, around 45 patents they get granted, and their earning without organization in 2018 was 400 crores without organization. They set up the organization in 2018. I think 2019 से मतलब अब है वो. So this is the background, sir. Immediately. No, that's great, great sir, great. कौन और से एक हिंट दूं IIT के आपको? पास आउट है ये? IIT मद्रास। IIT मद्रास 2012 सर, हमसे भी मतलब 6-7 साल छोटे हैं, अभी करोड़ों में कमा रहे हैं। IIT मद्रास 2012, ओके। बट सर अब है ना, ये डिस्कशन के बाद महादेव सर आपको इतना तो याद रह ही जाएगा कि हम एथर कंपनी की बात कर रहे हैं, और एथर कंपनी इज द बेस्ट एग्जांपल कि एक पेटेंट कैसे एक्सेल करती है रियल वर्ल्ड में। एथर इज द बेस्ट एग्जांपल। कहीं भी बोल देंगे ना आप एथर का नाम, तो अपने आप समझ में आ जाएगा। होता क्या है ना सर कि एक बार गाना शुरू होता है ना, हम भी ऐसे ही, अगर हम कभी कभी ट्रेन में जाते हैं, तो ट्रेन में जाते हुए हम किसी को बोलते हैं ना, सर आप गाना स्टार्ट कीजिए, गाना स्टार्ट कीजिए, कोई गाना स्टार्ट कीजिए, हम अंताक्षरी स्टार्ट करते हैं, तो गाना याद नहीं आता है। बट द मोमेंट कोई एक पर्सन अच्छी तरीके से, अच्छे लय से एक छोटा सा गाना गा देना, फिर तो ना जाने कितने गाने याद आ जाते हैं। सो ये वही बात है, एक स्टार्ट हुआ है। अब मैं दूसरा हिंट आपको देने जा रहा हूं, ध्यान से उसको सुनिएगा, वापस डम से स्टार्ट हो रहा है, और आंसर दीजिएगा ये क्वेश्चन का। ओके, क्या आपको ये इंटरेस्टिंग लग रहा है? क्या ऐसे हम सेशन को थोड़ा सा आगे ले, 2-4 स्टोरी तक? हाँ या ना? आई रिक्वायर्ड योर अटेंशन जी। Yes, कितने sir. लोग हाँ बोल रहे हैं? थम्स अप दे दीजिए। एक महादेव सर को इंटरेस्ट आ गया, सही कोई है, दिनेश सर है, प्रदीप पाल सर है, क्या बात है, हाईली इंटेलेक्चुअल। रजत सर का थम्स अप नहीं आया है, उनका हार्ट आएगा अभी, देखिएगा थोड़ी देर में। जिनको हार्ट देना है उनको देते नहीं है, जिनको नहीं देना है उनको भर भर के दे रहे हैं। चलिए अच्छी बात है। दिया उसी को जाता है सर जिसको कदर हो। कदर नहीं होती है भाई, अब कदर नहीं, अब जरूरत बनने वाली है तेरी भाई। कदर मतलब ओके, Let's change चलिए the topic. लेट्स चेंज द टॉपिक। ओके, तो अब दूसरी एक कंपनी, इन्होंने क्या किया है, फ्लिपकार्ट और अमेजन जैसी बड़ी बड़ी कंपनियां, जायंट कंपनियां हैं, उनको स्टोरेज करने के लिए एक तो जगह नहीं मिल रही थी, और जगह भी मिल गई तो कौन सी चीज कहां पर रखी गई है, क्योंकि बहुत बड़ा स्टोरेज हाउस है, वेयर हाउस है, बहुत बड़ा स्टोरेज हाउस है। तो उस बहुत बड़े स्टोरेज हाउस में चीजें कहां पर रखी जानी चाहिए, कैसे वहां से एग्जैक्ट चीज बाहर निकले और वापस उसी जगह पर रहे। तो स्टोरेज की इस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए एक
इंडियन इंजीनियर्स ने ये सॉल्यूशंस दिए हैं। क्या आप बता सकते हैं कि वो कौन है? ई कार्ड सर। नो, ई कार्ड इज अ डिलीवरी पार्टनर। मैं ई कार्ड की नहीं बात कर रहा हूं, मैं उस वेयर हाउस में एक इंजीनियर्स हैं जिन्होंने ये क्या किया है, स्टोरेज की सिस्टम बनाई है, जिन्होंने चीजें रखने के लिए, एक जगह से दूसरी जगह पर चीजें रखने के लिए और प्रॉपर रखने के लिए रोबोट्स बनाए हैं। आप गूगल आउट भी कर सकते हैं, मैंने आपको सिर्फ एक टास्क दिया है, यू कैन गूगल आउट इट। और वो इंडियन स्टूडेंट है, वो इंडियन स्टूडेंट है, आईआईटी से नहीं है, बिट्स पिलानी से स्टूडेंट्स है, बिट्स पिलानी से स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने फ्लिपकार्ट एंड अमेजोन जैसे वेयर हाउसेस के लिए कैसे कहते हैं कि स्टोरेज एंड रिट्राइवल सिस्टम बनाई है। स्टोरेज एंड रिट्राइवल यानी कौन सी चीज कहां पर रखी जाए और एग्जैक्टली जब कस्टमर मांगे तो वो ऑटोमेटिक वेयर हाउस है। अभी अभी का जो वेयर हाउस है वो ऑटोमेटिक वेयर हाउस है, वो भी याद रखिएगा, फ्लिपकार्ट का और अमेजोन का। तो वो ऑटोमेटिक वेयर हाउस बनाने के लिए जो छोटी सी मशीन बनाई है वो इन लोगों ने बनाई है। सर ये डिस्कशन का एनीवन? कॉन्टेक्स्ट क्या है अभी? डिस्कशन का कॉन्टेक्स्ट क्या है? डिस्कशन का कॉन्टेक्स्ट ये है कि अगर वाइवा के दरमियान अगर आपको एक एग्जांपल दिया जाए कि एक सक्सेस स्टोरी बताइए रिलेटेड टू पेटेंट, तो आप एक सक्सेस स्टोरी कौन सी बताएंगे? और ये क्वेश्चन आने के पीछे इस बार चांसेस क्यों हैं? क्योंकि ये जो केस हुआ है, कौन सा वाली यूनिवर्सिटी थी? गलगोटिया। गलगोटिया यूनिवर्सिटी। तो गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने जो एग्जाम्पल सेट किया है, अगर वो क्वेश्चन पूछा जाए कि क्या सही में अ, अच्छी पेटेंट्स नहीं बनती है इंडिया में, तो उसका आंसर क्या होगा? और वो भी एक एग्जाम्पल के साथ कि नहीं ऐसी बात नहीं है, देयर आर मेनी पेटेंट्स कि जिससे बहुत बड़ी अर्निंग्स कर चुके हैं लोग, शायद उतनी हाईलाइट नहीं हुई है जितना गलगोटिया हाईलाइट हो गया है। एंड दैट शोज द उसके बाद क्रिटिक्स पार्ट ऑफ द इंडिया। उसके बाद सर गलगोटिया के बाद बहुत सारी यूनिवर्सिटीज को टारगेट कर दिया। कल देखा आपने न्यूज़पेपर में? देख लिया ना? हम बीच में हमारी भी यूनिवर्सिटी साथ में डाल दी उन्होंने। हाँ, इन्वेस्टिगेशन बिठा दिए। वे 5 साल का सिर्फ डाटा निकाला है और उसमें से देखा है कितने ग्रांट हुए हैं। अब हमारे तो पेटेंट्स एग्जामिनेशन के अप्लाई ही 4 साल बाद हो रहे हैं, तो क्या कर लोगे? सर इसीलिए ये स्टोरीज जानना जरूरी है। ये स्टोरीज जानने के बाद आप कह सकते हैं कि आईआईटी मद्रास से एक पेटेंट ग्रांट हुई और एथर कंपनी बन गई। आईआईटी मद्रास से एक पेटेंट ग्रांट हुई और एथर कंपनी बन गई। बिट्स पिलानी से एक पेटेंट ग्रांट हुई और एक कंपनी बन गई। अगर उस कंपनी का नाम मैं कहूं तो नाम ग्रे है ऑरेंज। द ग्रे ऑरेंज। द ग्रे ऑरेंज। और ग्रे ऑरेंज के जो मालिक है वो है समय कोहली एंड आकाश गुप्ता, जो भी दोनों स्टूडेंट थे और उन्होंने एक एक स्टोरेज वाला, मैं अगर आपको वीडियो दिखाऊं तो शायद आपको विजुअल से ज्यादा पता चलेगा कि कैसी उन्होंने सिस्टम बनाई है, कि जिस सिस्टम का यूज करके Just a minute.
आप सिर्फ इनका विजुअल्स देखिए एंड देन समझ पाएंगे। ये सारे रोबोट्स पिक एंड पुट सॉल्यूशन पे वर्क करते हैं। ऑटोमेटिक स्टोरेज सिस्टम है कंप्लीटली। प्रोडक्ट आया, ये देखिए नीचे जो मशीन है दैट इज रेंजर इंटीग्रेशन, दैट इज द पेटेंटेबल मशीन। और ये सिस्टम जो हर एक पार्ट को उसी जगह पर रखता है जहां पर ऑर्डर प्लेस किया गया है, और हर एक के लिए एक यूनिक नंबर है। अगर ऑर्डर नंबर मिल गया तो कौन सा प्रोडक्ट उठाना है वो यहाँ पर इंडिकेशन दिया जाता है इस मशीन्स को, और वो मशीन्स अपने आप ही ऑटोमेटिकली उस प्रोडक्ट को आपके पास पहुंचा देती है जैसे ही आप क्लिक करते हो अपने फोन से। And this particular solution is provided by the gray orange micro fulfillment solution. और ये दोनों स्टूडेंट हैं कहाँ के? बिट्स पिलानी के, समय कोहली एंड आकाश गुप्ता। डन। ओके, लेट्स प्ले डमसेरा अगेन। कैसा लगा दूसरा? दो हमने एग्जाम्पल देखे। एक एग्जाम्पल किसका देखा? एथर का, ईवी सॉल्यूशंस। दूसरा एग्जाम्पल किसका देखा? दूसरा एग्जाम्पल हमने देखा द ग्रे ऑरेंज कंपनी क्या करती है? फ्लिपकार्ट एंड अमेजोन जैसे वेयर हाउसेस में जो स्टोर किए गए हैं चीजों को, उसको रिट्राइव करती है एंड स्टोर करती है। उस रोबोट का नाम भी है स्पेसिफिक, उसे बटलर एंड सोर्टर कहा जाता है। बटलर एंड सोर्टर मशीन का नाम दिया गया है। ओके ओके। एंड जो केमिकल बैकग्राउंड से बिलोंग्स करते हैं उनके लिए भी एक स्टोरी, और अगर आपने ये सुना हो तो इस कंपनी का नाम है जस्ट हाँ, डू यू नो दिस प्रोडक्ट फ्लोराफोम? फ्लोराफोम, क्या आपको प्रोडक्ट पता है किसी को? फ्लोराफोम क्या होता है? फ्लोराफोम, फ्लोराफोम। Okay. See how the problem is initiated and how the solution become a patentable process through which one person is earning a huge amount of money. Okay. So the story started in this manner कि हम जैसे हमारा रिचुअल्स है, हम क्या करते हैं? मंदिर में जाके पूजा करते हैं और क्या चढ़ाते हैं भगवान को? फूल चढ़ाते हैं, फ्लावर्स, करेक्ट। अब वो फूल बाद में क्या किए जाते हैं? जैसे कि आप देख रहे हो कि गंगा नदी है, यमुना नदी है, वो नदियों में उस फूल को विसर्जित किया जाता है। वी आर सेइंग इट लाइक अ विसर्जन, बट ड्यू टू दैट विसर्जन ना ही वो फूल किसी काम के रहते। इवन दैट फूल व्हेन इट बायोडिग्रेड देन इट क्रिएट सर्टेन पोल्यूशंस इन द नेचर। अब इसी चीज को यूज करते हुए, इसी फूलों को यूज करते हुए फ्लोराफोम कंपनी इनिशिएट हुई है, और फ्लोराफोम कंपनी ने थर्मोकोल का अल्टरनेटिव बना दिया है। देयर इज वन अल्टरनेटिव ऑफ थर्मोकोल दैट इज कॉल्ड फ्लोराफोम। एंड दूसरा फ्लोराफोम में से, फ्लोराफोम तो बनता ही है, उसमें से भी जो बाय प्रोडक्ट बच गया, उसमें से जो अगरबत्ती स्टिक बनती है, तो वो स्टिक्स दोनों बनाकर एक कंपनी एस्टेब्लिश की गई है फ्लोराफोम की। एंड फ्लोराफोम की कंपनी बनाई है अंकित अग्रवाल जी ने।
अंकित अग्रवाल जी ने, एंड उस कंपनी का नाम है thefool.co, the fool THOOL.co, thefool.co। तो ये 3 स्टोरी अगर आपसे पूछी जाए या फिर आप अपने फील्ड से भी अगर स्टोरी निकालना चाहते हैं तो हंट फॉर इट, आप सर्च कीजिए एंड यू विल गेट एटलीस्ट 1 स्टोरी रिलेटेड टू योर फील्ड, and through which you can definitely 110%, if such question is asked and if you are having clarity in your mind, if you are explaining it with names and with the problem which is that particular patent is solving, definitely it will impress the uh, Eckhart 1. What was the concept? Eckhart 1 मैंने मैडम अभी तक सर्च नहीं किया है, बट आई विल डेफिनेटली लुक इनटू इट। Eckhart 1 क्या है टक्सी में, एंड आई विल लेट यू नो इफ यू आर नोइंग, प्लीज एक्सप्लेन इट हियर। सर अभी जो आपने बताया सर वही वाला सर, ई कार्ट वाला सर, डिलीवरी वाला आप बताए थे ना, ग्रे ऑरेंज वाला सर, वही वाला पूछ रहे मैडम वो ई कार्ट का नहीं है, दैट इज मीन्स ई कार्ट भी उसे यूज कर सकता है, ई कार्ट का भी होगा वहां पर, बट मैंने जो अभी तक जो स्टोरी सर्च की है या मुझे जो इनपुट्स मिले हैं वहां पर वो अमेजोन एंड फ्लिपकार्ट के वर्कशॉप में वो यूज किया जाता है। ओके सर। ई कार्ट में सर भी होता रोबोट होगा, है, बट आई एम नॉट हैविंग सर कंफर्मेशन। रोबोट है जो रोबोट है, जो नीचे रोबोट दिखा ना आपको, जो रोबोट चीजों को उठा के एक जगह से दूसरी जी जगह पर सर। लेके जाता था। फिर एक रोबोट था जो वर्टिकली चीजों को पिक एंड ड्रॉप कर रहा था, वही चीज। एक्चुअली ये कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग में एक टॉपिक आता है मैकेनिकल में, दैट इज कॉल्ड ऑटोमेटिक स्टोरेज एंड रिट्राइवल सिस्टम। बट Okay, इन दैट पर्टिकुलर सिस्टम क्या होता है कि ऊपर ही ओवरहेड से ही सारे क्लाइंट्स लगा दिए जाते हैं और ओवरहेड से ही सारा काम चलता है। बट यहाँ पर वो बात नहीं है, यहाँ पर एक छोटी सी मशीन्स प्रोवाइड की गई जो सरफेस पे चलती है, चीजों को अपनी जगह पर रखती है, नई चीजें आप इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, पुरानी चीजों को निकाल सकते हैं। ये सारी चीजें आप बिकॉज ऑफ सच स्मॉल मैकेनिज्म सिस्टम्स आप कर सकते हैं। तो ये जो पर्टिकुलर कंपनी थी उनका नाम था द ग्रे ऑरेंज, और समय कोहली एंड आकाश गुप्ता वाज द फाउंडर ऑफ इट फ्रॉम द बिट्स पिलानी इंजीनियरिंग कॉलेज। ओके सर। सो ये है 3 स्टोरीज मेरी तरफ से। आई थिंक वी आर हैविंग इनफ नंबर ऑफ मींस इनफ टाइम हमने स्पेंड किया ये तीनों चीजों को जानने में, एंड मुझे पूरा भरोसा है कि आज के बाद ये तीनों स्टोरीज को आप शायद डिटेल में जानेंगे, बट आपको कभी भी ऐसा नहीं लगेगा कि पेटेंट का क्या इंपॉर्टेंस है, पेटेंट वेदर पेटेंट इज इम्पोर्टेंट, एंड इफ यस, सिर्फ हाँ बोलने से काम नहीं होगा। अगर आप उसका एग्जाम्पल देते हैं तो इट विल बी चेरी ऑन द केक, आपका आंसर बहुत ही अच्छा माना जाएगा विथ एग्जाम्पल। एथर, द ग्रे ऑरेंज एंड द fool.co। ओके, सही लगा तो थम्स अप वापस एक बार दे दीजिए ताकि हम आगे बढ़ सके जो क्वेश्चंस किए गए थे सेशंस में। आप भी सर्च कीजिएगा, एक ऐसी स्टोरी आपके फील्ड से जरूर लेके जाइएगा। नॉट ओनली इट विल हेल्प यू टू गेट गुड मार्क्स इन द वाइवा, बट डेफिनेटली यस, दैट विल ओपन मेनी अ टाइम, इट विल ओपन आवर आईज कि हमें भी ऐसा कुछ करना चाहिए, हम भी ऐसा कुछ कर सकते हैं। एक सक्सेस स्टोरी मिलने से ही हमारी जो भावनाएं हैं वो एक्सेलरेट होती है, और वही भावनाएं आगे चल के एक बड़ा एंटरप्रेन्योर, एक बड़ी कंपनी एस्टेब्लिश करने में मदद करती है जी। तो अब आते हैं हम क्वेश्चंस पे। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 1 था, वो था हमारा क्वेश्चन नंबर 1 था, वो था यहाँ पर 13(1)(a) एंड 13(1)(b) में क्या डिफरेंस है, या फिर उसके बारे में हमें जानना है। सेक्शन 13 ये रहा, द एग्जामिनर टू whom
An application for a patent is referred under section 12 shall make investigation for the purpose of ascertaining whether the invention so far as claimed in any claim of the complete specification, वो कहां पर एंटिसिपेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वो जानने के लिए एग्जामिनर चेक करता है। किसको चेक करता है? जो एप्लीकेशन कंप्लीट स्पेसिफिकेशन के साथ फाइल की गई हो वो, एंड प्लस उसका पब्लिकेशन हो चुका है, वही चीज एग्जामिन की जाती है और किसी चीज को एग्जामिन नहीं किया जाता है। किसकी मैं बात कर रहा हूं? मान लीजिए कि आपने एप्लीकेशन फाइल की है, तो आपकी एप्लीकेशन कब एग्जामिन की जाएगी, उसके बारे में मैं बात कर रहा हूं। वो बात नहीं कर रहा हूं कि कौन से डॉक्यूमेंट एग्जामिनर चेक करेंगे। एग्जामिनर आपकी एप्लीकेशन को कब कंसिडर करेंगे एग्जामिनेशन के लिए? जब आपकी एप्लीकेशन फाइल हो चुकी है और आपकी एप्लीकेशन का पब्लिकेशन हो चुका है तभी, और कंप्लीट स्पेसिफिकेशन के साथ फाइल हुई है तभी उसका पब्लिकेशन भी होता है। ओके, ए क्लोज है has been anticipated by publication before the date of filing of the applicant's complete specification in any specification filed in pursuance of an application for a patent made in India and dated on or after the first day of January 1912. ये जो क्लोज है फर्स्ट डे ऑफ जनवरी 1912, वो इस तरीके से थ्रेशोल्ड मानिएगा कि फर्स्ट डे ऑफ जनवरी 1912 को पहली पेटेंट फाइल की गई थी, उससे पहले कोई पेटेंट का नामो निशान नहीं था, तो उसी दिन को हम एक थ्रेशोल्ड लिमिट मानते हैं। वहां के बाद ही सारे डॉक्यूमेंट्स एंटिसिपेट करते हैं, उससे पहले वाले डॉक्यूमेंट्स इस कैटेगरी में, प्रीवियस पब्लिकेशन की कैटेगरी में एंटिसिपेट नहीं करते। अब यहां पर क्या लिखा हुआ है कि एप्लीकेशन, कोई भी एप्लीकेशन जो आपकी एप्लीकेशन से पहले फाइल की गई थी, has been anticipated by the publication before the date of filing of the applicant's complete specification in any specification filed in pursuance of application for a patent made in India. जो भी पेटेंट एप्लीकेशन आपकी एप्लीकेशन की डेट से पहले फाइल की गई थी और वो पब्लिश्ड हुई थी इंडिया में, वो सारी एप्लीकेशंस आपको एंटीसिपेट करेगी। संघवी मैम, यहां पर कोई डाउट ए में, ए क्लोज में? नो सर। नो। अब बी क्लोज में चलते हैं। बी क्लोज is claimed in any claim of any other complete specification published on or after the date of filing of the applicant's complete specification, being a specification filed in pursuance of an application application for a patent made in India dated before or claiming the priority date earlier than that. अब इसका सिंपल सा मीनिंग समझ लीजिए मैडम, आपकी एप्लीकेशन फाइल हुई आज के दिन, आज का दिन है 23 फरवरी 2026, 23 फरवरी 2026। मान लीजिए कि रजत सर की एक एप्लीकेशन थी, वो 1 जनवरी 2026 को, यानी आपसे पहले फाइल हुई थी, आपसे पहले फाइल हुई थी, मगर रजत सर की एप्लीकेशन का पब्लिकेशन इंडिया में आपकी एप्लीकेशन के पब्लिकेशन के बाद, या आपकी एप्लीकेशन के फाइलिंग डेट के बाद हुआ है, आपकी एप्लीकेशन की फाइलिंग डेट के बाद हुआ है। मींस उनकी प्रायोरिटी आपसे पहले है बट उनका पब्लिकेशन आपके पीछे है, तब भी रजत सर की एप्लीकेशन आपको एंटीसिपेट करेगी। यानी बी क्लोज ये कहता है कि भले ही एक ऐसा क्लोज है कि जहां पर एप्लीकेशन अभी तक पब्लिश्ड नहीं हुई है, फिर भी वो प्रायोरिटी डेट की वजह से एंटीसिपेट कर सकती है। इज दैट क्लियर? ओके सर। तो अब इसमें कोई डाउट? नो सर। अब दूसरा क्वेश्चन क्या था? प्रदीप एच सर ने पूछा, नहीं किन्होंने पूछा था? IPC and CPC. आईपीसी एंड सीपीसी।
आईपीसी एंड सीपीसी को याद करने के लिए ई स्पेस नेट पे चले जाइए। ई स्पेस नेट पे जाने के बाद आई एम नॉट अ रोबोट आएगा, जल्दी आ गया इस बार। और ये सीपीसी क्लासिफिकेशंस हैं। अब सीपीसी क्लासिफिकेशंस के लिए ये ए टू एच कैटेगरीज को आप देख लीजिए। कॉरपोरेट पेटेंट क्लासिफिकेशन सिस्टम को समझने के लिए ये सिंबल्स को याद रख लीजिए, बस उतना आप इंट्रोडक्शन दे पाएंगे कि यहां पर देखिए, पहले तो ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ही है, ए बी सी डी ई एफ जी एच, यहां तक आईपीसी में भी अवेलेबल है। आईपीसी और सीपीसी का डिफरेंस ही यही है, वाई, यही अकेला एक डिफरेंस क्रिएट करता है। और ये जो डिफरेंस क्रिएट कर रहा है उसमें ए टू एच कैटेगरी में जो भी चीज नहीं आती है वो वाई कैटेगरी में रखी गई है सीपीसी में। अब ए टू एच कैटेगरी कौन कौन सी है? तो ए ह्यूमन नेसेसिटी, बी परफॉर्मिंग ऑपरेशंस ट्रांसपोर्टिंग, सी केमिस्ट्री मेटलर्जी, डी टेक्सटाइल, ई फिक्स्ड कंस्ट्रक्शन, एफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग लाइटिंग हीटिंग वेपन्स ब्लास्टिंग, जी फिजिक्स एंड एच इलेक्ट्रिसिटी। इस सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत कम इसीलिए है क्योंकि इंडियन एप्लीकेशंस जब आप फाइल करते हैं पेटेंट एप्लीकेशन, तो ये क्लासिफिकेशन आपको सर्च नहीं करने होते हैं। यू आर नेवर गोइंग टू सर्च अबाउट दिस क्लासिफिकेशंस। वो क्लासिफिकेशन आपको बाय द एग्जामिनर दिए जाते हैं, बाय द कंट्रोलर आपको दिए जाते हैं एट द टाइम ऑफ पब्लिकेशन ऑफ योर एप्लीकेशन। तो ये पूरा अगर आप देखेंगे तो एग्जामिनर्स पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा क्वेश्चन बनता है। फिलहाल अगर आपको इसमें समझना है तो ये ए के बाद ए की सब कैटेगरी आपके सामने ओपन हो जाएगी कि ए जो ह्यूमन नेसेसिटी है उसके अंदर भी बहुत सारे सब डोमेन है और सब डोमेन के अंदर भी बहुत सारे सब डोमेन है। अब क्वेश्चन बनता है कि ये सारे सब डोमेन देने की जरूरत क्या है? तो वही एग्जांपल हम लेते हैं कि एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट को जैसे हम ई कार्ट से या फ्लिपकार्ट से या अमेजोन से जब परचेज करते हैं तो वो एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट एक पर्टिकुलर जगह पे वेयर हाउस पे रखा गया है। वैसे ही हर एक पेटेंट को, हर एक लिटरेचर को एक जगह पर रखना, एक कॉमन ग्रुप ऑफ लिटरेचर बनाना, ताकि अगर उसमें कोई भी सिमिलरिटीज हो तो आसानी से पता चले, डिसिमिलरिटीज हो तो आसानी से पता चले। वो कैटेगराइज करने के लिए, एक ग्रुप ऑफ फैमिली में रखने के लिए ये पार्ट ऑफ फैमिलीज बनाई गई है, ये क्लासिफिकेशन सिस्टम्स बनाए गए हैं, जिसकी वजह से जो सिमिलर फीचर्स वाली पेटेंट्स होगी, एप्लीकेशंस होगी, वो एक साथ में एक जगह पर रहने की कोशिश करेगी। वो मल्टीपल डोमेन में कहां पर किसके साथ कनेक्ट करना वो ऐसा नहीं होगा, एक एक ग्रुप में रहेगी। सो दैट इज द मेन ऑब्जेक्टिव बिहाइंड आईपीसी एंड सीपीसी। What is the difference between IPC and CPC? The difference is Y symbol. ये कैटेगरी एक अकेली कैटेगरी, जनरल टैगिंग ऑफ न्यू टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, जैसे नई नई टेक्नोलॉजी इवॉल्व होती है वो सारी टेक्नोलॉजी पहले Y कैटेगरी में आती है। जनरल टैगिंग ऑफ क्रॉस सेक्शनल टेक्नोलॉजीज स्पैनिंग ओवर सेवरल सेक्टर्स ऑफ द आईपीसी। बहुत सारे सेक्टर्स आईपीसी में होते हैं मगर वाई एक ही सेक्टर है आईपी सीपीसी का। टेक्निकल सब्जेक्ट्स कवर बाय द फॉर्मर यूपी यूएसपीसी क्रॉस रेफरेंस आर्ट कलेक्शन एक्स रेक्स एंड डाइजेस्ट। अब इसमें मुझे ज्यादा पता नहीं है बट यही डिफरेंस मेन क्रिएट होता है आईपीसी एंड सीपीसी के बीच में। हालांकि यही बात है, ज्यादा पता होने की जरूरत है तो कोई क्वेश्चन है तो बताइए। वी आर हैविंग अवर बॉस विथ अस, इसको भी एक बार पूछ लेते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन आईपीसी एंड सीपीसी। इसमें सर यही है, ओनली डिफरेंस इज वाई इन सीपीसी ना? यस सर। तो फिर सर सर इंटरनेशनल IPC बिना वाई के कैसे फाइलिंग चलता है?
जी आईपीसी में वाई नहीं है तो बिना वाई के जो और कोई कैटेगरी है ए से एच के सर सर अलावा। सर 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 देखिए, अगर आप ऐसे समझ रहे हैं तो वाई कैटेगरी आईपीसी के अंदर बहुत सारे सेक्शंस में बटी हुई है। यानी अगर नई टेक्नोलॉजी को आईपीसी में 10 क्लासिफिकेशन कवर कर रहे हैं तो सीपीसी में उसको एक ही क्लासिफिकेशन कवर कर रहा है, वाई। ओके 10 जगह पर आप ढूंढोगे तो 10 जगह पर एक चीज मिलेगी आपको आईपीसी में, बट सीपीसी में वाई कैटेगरी में कि भाई ये 10 जगह पर आने वाली चीज, इसको हमने Y02 दे दिया है तो ये Y02 में ही आपको मिलेगा। यानी Y02 में जो एप्लीकेशन है वो आईपीसी के इन 10 सेक्शंस में आती है। गॉट इट सर, थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा है। अब हम पूछते भी हैं, यहां पर मैंने क्वेश्चन लिखा है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, पीआईसी क्यों लिखा, आईपीसी, आईपीसी एंड सीपीसी पेटेंट क्लासिफिकेशन सिस्टम, and why India is not adopting CPC? सीपीसी ओनली सिर्फ यूरोप एंड यूएस के लिए हाँ है ना, जी, इसलिए। बट क्लासिफिकेशन तो हम भी यूज कर सकते हैं, क्लासिफाई तो कर ही सकते हैं आईपीसी के साथ। इट्स अ क्लासिफिकेशन सिस्टम मैम। हाँ और हाँ, वो तो क्लासिफिकेशन आईपीसी वाईपो पूरा करता है आईपीसी। क्या आंसर देता है? आईपीसी सीपीसी को सिंपल ही इंग्लिश में समझते हैं, स्पेशली पेटेंट एजेंट्स एग्जामिनर पॉइंट ऑफ व्यू से। क्या बात है। फुल फॉर्म इंटरनेशनल पेटेंट क्लासिफिकेशन किसने डेवलप किया? वाइपो ने डेवलप किया। पर्पस क्या था? पूरे वर्ल्ड में एक यूनिफॉर्म पेटेंट क्लासिफिकेशन बनाया जाए जिससे ग्रुप ऑफ फैमिली ऑफ पेटेंट्स एक जगह पर रहे। स्ट्रक्चर क्या है आईपीसी का? सेक्शन ए से लेके एच तक, क्लास, सब क्लास, मेन ग्रुप, सब ग्रुप। एग्जाम्पल जैसे कि A61K31/00, तो ये क्या बताता है? ए बताता है ह्यूमन नेसेसिटी को, 61 बताता है कि ह्यूमन नेसेसिटी में भी मेडिकल साइंस को। यस महादेव सर। सर इसको ना मेरे को लगता है इतना ही समझते हैं। देखो पहले एक क्लासिफिकेशन आईपीसी बहुत पुराना है जो वाइपो डेवलप किया था। उसके बाद में एक पैरेलल क्लासिफिकेशन होता था यूएस में, यूएस पैटर्न क्लासिफिकेशन सिस्टम। तो इनमें डिफरेंस कैसा था कि आईपीसी जो है इट इज मोर फंक्शन बेस्ड या टेक्नोलॉजी बेस्ड, एंड सीपीसी जो था ये यूएस क्लासिफिकेशन वाज मोर ट्यून टुवर्ड्स द यूज बेस एप्लीकेशन साइड। सो नाउ ये दोनों अलग अलग कर रहे थे एंड देन दे थॉट ऑफ कंसोलिडेटिंग इट, यूएस एंड द यूरोपियन पैटर्न सिस्टम, और ये यूएस पैटर्न क्लासिफिकेशन को डिसकंटिन्यू करके ये सीपीसी लेके आए। एंड ये सीपीसी लेके आने में सीपीसी भी बेसिकली जो आपका A to H है ना उसमें सीपीसी भी होता है, बट सीपीसी में कोड्स जो है मोर ग्रेनुलर होते हैं, एज मैं बता रहा था, जैसे कि यूज को भी कवर करता है उधर। सो अगर आईपीसी में अगर 50,000 कैटेगरी या कोड्स होंगे तो शायद उसमें 5 गुना होंगे या 7 गुना होंगे या 4 गुना होंगे। एंड देन वाई क्लासिफिकेशन इज एक्स्ट्रा इन सीपीसी। सो बेसिकली सीपीसी और आईपीसी में ओवरलैप है दोनों में। आईपीसी इज अ लॉट मोर फंक्शन बेस्ड या टेक्नोलॉजी बेस्ड, सीपीसी जो है वो टेक्नोलॉजी भी है या फंक्शन भी है एंड एप्लीकेशन भी है। सो ये है मोटा मोटा डिफरेंस, बट मेरे को नहीं लगता कि इतना ग्रेनुलरिटी में कोई जाएगा। एकदम 100% बात। सभी को अगर समझ में आ चुका है तो एक बार थम्स अप दे दीजिए। आईपीसी ज्यादा फंक्शन बेस्ड एंड सीपीसी ज्यादा फंक्शन प्लस यूज बेस्ड पे। जी संगवी में। नहीं सर, सॉरी वो गलती से। ओके सर ये क्वेश्चन तो नहीं पूछेगा कि हमने इंडियन फाइलिंग सिस्टम और फॉरेन फाइलिंग सिस्टम में क्या फर्क है?
इंडियन फाइलिंग सिस्टम में और या इंडियन पेटेंट सिस्टम या यूएस पेटेंट सिस्टम यूएसपीटीओ में क्या डिफरेंस है? यूएस पेटेंट के लिए आपको क्यों पूछेंगे कि यूएस पेटेंट फाइलिंग सिस्टम में क्या बाहर के मतलब और किसी कंट्री का कुछ ऐसा कंपैरिजन तो नहीं पूछ सकते? पूछ सकते हैं, तो आप बता दीजिए उनको। जो हमने ऑपरेटर्स तो देखे हैं कि प्रायर आर्ट सर्च रिपोर्ट यूएसपीटीओ में उनकी तरफ से होता है, फिर ये भी चीज आप बता सकते हो। आईपीसी सीपीसी क्लासिफिकेशन अडॉप्ट करते हैं, यूएसपीटीओ अपना क्लासिफिकेशन अडॉप्ट करता है, उनका तो अपना ही चलता है यूएस में। तो आईपीसी और सीपीसी, आईपीसी हम अडॉप्ट करते हैं यूरोपियन कंट्रीज, सीपीसी अडॉप्ट करती है, यूएस वाले तो अपना ही अडॉप्ट करते हैं, और उनका तीसरा है क्लासिफिकेशन। तो दैट्स द मेन डिफरेंस। बाकी क्या डिफरेंस, आप कैसे डिफरेंस जनरेट करना चाहते हैं कि हम कैसे लॉगिन पेज पे गए, वो कैसे लॉगिन पेज पे जाते हैं, वो वाला बात कर रहे हैं? सर यही सब बातें कर रहा था जो आप हर बता रहे कंट्री का अलग लॉ होता है, तो हाँ उनके भी अलग होगा ना। जी, 100% उनके प्रोटेक्शन फॉर्म्स वाइज अलग सब हैं। प्रोसीजर वो सब तो अलग अलग ही होगा। जी जी प्रदीप सर। सर पैरेलली थोड़ा मैं चेक कर रहा था, पढ़ रहा था। सिंपलेस्ट फॉर्म आप जो टेबल दिखा रहे हैं ना वो दिखाइए, मैं बताता हूँ। मतलब मैं अलग आंसर मिला मुझे। आईपीसी सीपीसी विथ रेस्पेक्ट टू वाइवा के लिए जो टेबल था ना सर, वो टेबल कंपैरिजन दिखा रहे थे ना आईपीसी। हाँ नीचे, हाँ ओके। सो सर यहाँ पे क्या है, थर्ड थर्ड पार्ट है ना, मॉडरेट एंड वेरी डिटेल्ड। यही मेजर डिफरेंस है। इसको कैसे समझेंगे अभी? आईपीसी में मान के चलिए अभी हमारे पास ये एक लाइब्रेरी में घुसे हम। ओके, लाइब्रेरी में क्या होता है, साइंस का बुक है, सोशल साइंस का बुक है, मैथमेटिक्स का बुक है। ओके, अभी ये आईपीसी सेक्शन मतलब पेटेंट ऐसे टेक्नोलॉजी बेस्ड डिफरेंस आ गया। अब वेरी डिटेल में क्या गया, वेरी डिटेल में क्या होता है, मैथमेटिक्स में यू हैव अ ट्रिग्नोमेट्रिकल बुक कैलकुलस, सो डिफरेंशियल कैलकुलस, डिफरेंट कैटेगरीज है ना, सब सेक्शन है। ये वेरी डिटेल्ड सेक्शंस हो गया। सो ऐसा क्लासिफिकेशन हो गया। ये सीपीसी में इन्वॉल्व होता है, आईपीसी में खाली हाई लेवल पे होता है। सो सो इन इन वन मोर एग्जांपल इज सुपरमार्केट में जब जाते हो आप, फूड का एक अलग मान के चलिए, ग्रोसरी का अलग मान के चलिए, ऐसा क्लासिफिकेशन आईपीसी। एंड इन डिटेल में जाना है ग्रोसरी में क्या है, मतलब ये ऐसा मतलब चार जीपीटी दिया मुझे आंसर। सही है सर, आपने भी सही ओके, कहा, और महादेव सर ने एकदम परफेक्ट उनको डिफाइन किया, क्योंकि महादेव सर हर दिन उस पे डील करते हैं कि हाँ आईपीसी सर, जो है वो मोर हाँ सर, फंक्शंस बेस पे जाते हैं, मोर और सीपीसी फंक्शंस है बेस्ड। उसमें फंक्शन तो है ही, आईपीसी तो पूरा कवर है ही, बट उसके साथ में यूज को भी ऐड किया गया है। यानी वो और भी बाइफरकेट करते हैं पेटेंट को, एप्लीकेशन को। पेटेंट उस पे वर्ड ऐसा ही मत लीजिएगा, पेटेंट सर एप्लीकेशन। सर इसे इसका एक्सप्लेनेशन जो महादेव सर शायद ज्यादा जानते होंगे ना, वो आंसर कर पाएंगे, मतलब इनके से ये आता है तो। नहीं, कर हम दिया जब पूछें, उन्होंने सर, कर नहीं नहीं, दिया। हम जब बोलेंगे, हमें हाँ काउंटर क्वेश्चन ऐसा कि यूज का मतलब क्या है, फिर हम नर्वस होना नहीं चाहिए, इसलिए कि हम सिंपलेस्ट फॉर्म, क्योंकि हम वही सोच रहे हैं ना सर, आप जब जब आप आंसर कैसे सर, करते हो उसके ऊपर आपको क्वेश्चन आएगा। प्रदीप सर, प्रदीप सर, हाँ सर। आप तो ऐसा एंटिसिपेट कर रहे हैं कि मैं आईपीसी और सीपीसी के बारे में पढ़ूं ही ना, क्योंकि मुझे वो क्वेश्चन आए ही ना। ये तो हम्म, नहीं हो सकता ना सर। नहीं अगर नहीं, आ सही गया, सही है, सही है। मान लीजिए कि अगर क्वेश्चन आ गया, तो हम्म हाउ टू डील विद दैट, उसके बारे में हम्म। हम देख रहे हैं। अगर नहीं ठीक है आया, सर, तो हमें तो सही सामने बात से जाके है। बोलना नहीं है कि सर मुझे ये क्वेश्चन कीजिए, क्योंकि मुझे ये नहीं आता है। मैं तो डर गया ये क्वेश्चन को देख के सर, अभी। डरना मना है, चीजें डरना मना होता है। सर वाइवा सर्चिंग वालों में, को तो पूछ सकते हैं ये। हाँ पूछ सकते हैं मैडम, पूछ लेंगे तो भी क्या होगा। हम्म। आपको ऐसे थोड़ी ना पूछेंगे कि एग्जैक्टली मुझे ये इसका सब डोमेन बताइए कि ए कैटेगरी में कौन सा सब डोमेन में ये नहीं सर, हम लोग पेटेंट। यूज करते हैं, हम लोग सर्चिंग करते हैं ना, तो ये पेस्ट भी करते हैं, तो याद है अपने डोमेन के बहुत सारे तो अच्छी उसमें। बात है, हम्म। दैट्स सर ग्रेट मेरे अगर को क्या लगता है ना, हम लोग अपना इंट्रो में बोलेंगे ना, मैं सर्च करता हूँ, तो हम लोगों को शायद वो क्वेश्चन ज्यादा पूछेगा।
जो हाँ प्रो में बोलेगा कि मैं सर्च नहीं करता तो शायद उसको उतना ज्यादा ग्रिलिंग इस चीज पे होगी नहीं। जो ये बोलेगा सर्च करने वाले, उसके लिए शायद प्रोबेबल है ये क्वेश्चन। ट्रू सर। अब ये दोनों क्वेश्चन को हमने, जी जी मैडम, जी सर प्लीज। लेकिन हम तो चाहते हैं वो हमारी सर्चिंग में पूछे और पेटेंट लॉ कम पूछे क्योंकि वही हाँ तो इतने टाइम से कर रहे हैं। मैडम पूछेंगे, हमने बहुत सारी मीन्स ये इस बार का जो प्रिपरेशन हुआ है, आई एम लिटरली सेइंग, क्या कहते हैं, टच वुड करके मैं बोल रहा हूँ कि नजर ना लगे किसी की, बट इस बार जो डेप्थ आई है वाइवा प्रिपरेशन के लिए, जिस तरीके से ये पूरा सेशन चला, हम एंड तक गए हैं, हमने हर एक इंडिविजुअल को एआई से इवेल्युएट किया है, हमने हर एक इंडिविजुअल को एक ह्यूमन इंटरेक्शन से भी, जो ऑलरेडी पास आउट हो चुके हैं उनसे भी कनेक्ट किया है। और जो इस बार की प्रिपरेशन हुई है, शायद शायद ऐसी प्रिपरेशन मैंने पिछले 4-5 सालों से नहीं देखी है। एंड दैट्स वाई वो लग भी रहा है, आप जिस तरीके से आप सभी लोग बैठे हैं ना, चीजें क्यों होती है, क्योंकि आपका कैलिबर होता है, और आप सभी लोगों का कैलिबर बहुत हाई है, बहुत हाई। और उसी की वजह से ये सारे क्वेश्चंस जनरेट होते हैं, और उसी की वजह से एक स्टेप अबो की प्रिपरेशन भी हो जाती है। जी, अब नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा था? चलिए, ये तो बात हो गई। प्रदीप सर कुछ कहना चाहते थे? नहीं सर, नहीं। ओके। और मैंने स्पेसिफिकली ये सारी रिकॉर्डिंग्स को एआई में डाल के फिर उससे पूछा कि भाई अब बता मुझे कि अब क्या रह गया है कि जो करवाना चाहिए। तो उन्होंने, मीन्स एआई ने मुझे आंसर दिया कि भाई अब आप एक है ना, इन सभी लोगों को आपने अभी तक ये स्टोरीज नहीं बताई है कि सक्सेस स्टोरीज। मैंने स्पेसिफिकली उनको रिसेंट न्यूज के बारे में भी पढ़ने के लिए कहा था एआई को, तो ये भी हमने कवर कर लिया। जो एक चीज एआई बता रहा है कि हमें करनी चाहिए वो ये थी, वो भी हमने 3 एग्जांपल्स लेके कवर किए हैं। केस स्टडीज आपको एक एक करने हैं, इंट्रोडक्शन अपना करना है, एंड रिवीजन करना है। बस इतनी सी चीज आपको करनी है जो आपको एग्जामिनेशन क्लियर करने में मदद करेगी। और कोई क्वेश्चन बाकी था यहाँ पर तो बताइए। और स्पेसिफिकली हम कल क्या करेंगे उसके बारे में भी अगर कोई पर्सन कहना चाहते हैं। शीतल मैडम ने एक कहा है कि सर वो जो स्कीम्स है सारी, वो स्कीम्स का अगर कोई डॉक्यूमेंट है, रजत सर अपने पास वो एक अश्विनी सर ने एक डॉक्यूमेंट बनाई थी, नोट्स बनाई थी स्कीम्स से रिलेटेड, सारी स्कीम्स का समरी बनाया था उन्होंने, हाँ है क्या? सर, वो लिखवाई थी इस बार मैंने सारी, अब वो देखनी पड़ेगी, वो तो मिल जाएगी। हाँ, तो मैडम आज के दिन में ही या तो मैं या रजत सर वो अपलोड कर देंगे ग्रुप में। एक अखिल सर आपकी, के पास होगी सर, क्योंकि वो ना पूरी लिस्ट मैंने लिखवाई थी, एक सेशन सर हुआ मैं था भेजता उसमें। हूँ, मैं हाँ भेजता हूँ। हाँ। अखिल सर भेज रहे हैं मैडम, उसमें सारी सिर्फ ना ही सिर्फ ये लिखा हुआ है कि कौन कौन सी स्कीम्स है, बट उसके साथ में ये भी लिखा हुआ है कि उस स्कीम्स का पर्पस। ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव्स क्या है, मीन्स वो क्यों करे। सर एक बुक, आई थिंक उस टाइम पे एक शीतल मैम का ही बुक था, तो मुझे मेरी एक फ्रेंड ने मतलब थ्रू द मतलब इमेजेस वगैरह सेंड की थी, तो मेरे पास वो है, मैं वो सेंड कर देता हूँ। जी जी, वरना यस। फिर मैं भी। उसमें सर सब, उसमें सभी है। जयवीर सर, यस सर। सर एक एससीपी थोड़ा बता पाएंगे? स्टैंडर्ड एसेंशियल स्टैंडर्ड पेटेंट्स। जी। सर ये खिताब है ना, वो दिया जाता है बाय द पेटेंट ऑफिस। अब ये स्टैंडर्ड एसेंशियल पेटेंट्स, दो तरीके का आंसर दीजिएगा एसईपीज में। पहला आंसर, वो एसईपीज को बात करेंगे ना तो आप बात को स्टार्ट कीजिएगा सर कि 5G एंड 4G टेक्नोलॉजी से ही, टेलीकॉम से ही बात स्टार्ट कीजिएगा। अगर मैं होता कैंडिडेट तो मैं यहां से ही बात स्टार्ट करता। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि उसके बाद में उनका क्वेश्चन क्या आने वाला है, वेदर इट इज लिमिटेड टू टेलीकॉम इंडस्ट्रीज। तो मैं बोलूंगा कि नहीं भाई, वो टेलीकॉम के लिए लिमिटेड नहीं है। अब मैं पूरा सिनेरियो बताता हूं। जैसे जैसे सर नई टेक्नोलॉजीज डेवलप्ड होती है, हमने इवोल्यूशंस अपनी ही लाइफ में देखा है, 2G से लेके 3G, 3G के बाद 4G, 4G के बाद 5G। वैसे हर एक फील्ड में टेक्नोलॉजी इवोल्व होती है।
अगर आप इंडस्ट्री की अगर इस जनरेशन की बात कर रहे हैं तो अभी इंडस्ट्री का कौन सा वर्जन चल रहा है? अगर आप इंडस्ट्री से रूबरू है सर दिनेश सर, तो आप बता पाएंगे कि अभी इंडस्ट्री कौन सा वर्जन चल रहा है इंडस्ट्री का? 5.0 सर। सर अब इंडस्ट्री 5.0 आने वाला है, 4.0 इम्प्लीमेंट हो चुका है। इम्प्लीमेंट हो चुका है, हाँ जी। हाँ, तो 5.0 इम्प्लीमेंट हो चुका है सर। सर 5.0 के बारे में बातें हो रही हैं। हाँ, बातें हो रही है, जी 4.0 तक का इम्प्लीमेंटेशन हो चुका जी, है। हो चुका है वो तो। जी, वैसे ही सर हम अभी तक अगर इंडिया में बात करें तो हम 5G तक पहुंच चुके हैं। जी और ऐसे ही अगर मैं ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में बात करूं तो आप अगर कोई भी अभी प्रोडक्ट यानी व्हीकल परचेज कर रहे होंगे, पेट्रोल या डीजल व्हीकल, आपके घर पे कौन सा व्हीकल है सर? दोनों है सर, पेट्रोल डीजल। तो किस कंप्लायंस, कौन से ईयर में आपने परचेज किया था? 2016 में है एक सर, एक 2013 का भी है और एक 2025 का भी है। बस, तो सर 2025 वाला BS6 कंप्लायंस होगा एंड 2016 वाला BS4 कंप्लायंस होगा, BS4 या BS3। सही है आप सर, अगर, BS4 है। हाँ BS4 या BS3, तो सर ये भी टेक्नोलॉजी इवोल्व हुई है। अब थोड़ा सा और डिटेल में जाता हूं, क्योंकि जितना मैं आपको बताता जाऊंगा आपकी क्यूरियोसिटी और बढ़ेगी कि सर अभी तक ये चीजें ऊपर ऊपर से ही समझ में आई, एडिशन नहीं हुआ कि एग्जिट है क्या। एग्जिट ये है सर कि जो ये BS6 और BS4 की हम जो बात कर रहे हैं, क्योंकि मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूं, मैं इसको ज्यादा अच्छी तरीके से आपको समझा पाऊंगा शायद। तो इसमें सर पहले क्या होता था कि एक सिलेंडर है, उस सिलेंडर के अंदर पेट्रोल जाता था और कंबशन होता था, जिसकी वजह से इंटरनल कंबशन इंजिन्स चलते थे। इंटरनली कंबशन होने की वजह से वो चलता था। अब सर उस टेक्नोलॉजी में बहुत सारे मैकेनिकल पार्ट्स थे, और उस मैकेनिकल सिस्टम की वजह से, उस मैकेनिकल पार्ट्स की वजह से बहुत ज्यादा पेट्रोल कंजप्शन यानी पेट्रोल की एवरेज हम डिफाइन नहीं कर पाते थे, क्योंकि हम माइन्यूट्स पॉइंट पे, जिस पॉइंट पे हमें स्पार्क करना है उस पॉइंट पे हम स्पार्क नहीं कर पाते थे। हमें एक फिक्स्ड पॉइंट पे ही स्पार्क करना पड़ता था जो केम ऑपरेटेड सिस्टम से गवर्न करता था। अब उसकी जगह पर क्या आ गया? इलेक्ट्रॉनिकली फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम। और उसकी वजह से हम जब चाहते हैं, जिस पॉइंट पे चाहते हैं, हम स्पार्क जनरेट कर सकते हैं, और उसी का रिजल्ट है MPFI, मल्टी पॉइंट फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम, एंड CRDI, कॉमन रेल डीजल इंजेक्शन सिस्टम। तो ये जो नई नई सिस्टम्स जो आती है, उसकी वजह से जो पुरानी जो गवर्निंग मैकेनिज्म है जिसको अपडेट किया जाता है, उसी की वजह से इंडस्ट्रीज का रिवोल्यूशन एंड टेक्नोलॉजी का रिवोल्यूशन आगे बढ़ता है। तो पहले क्या होता था, क्यों ये नई टेक्नोलॉजी बनी? वो नई टेक्नोलॉजी बनी एमिशंस नॉर्म्स को सेटिस्फाइड करने के लिए। और एमिशंस नॉर्म्स को सेटिस्फाइड जब भी कोई टेक्नोलॉजी करती है और उसके लिए अगर कोई सॉल्यूशन बनता है, मान लीजिए कि BS6 को कंप्लायंस करता हुआ कोई भी सॉल्यूशन बना, तो इट मे कंसिडर एज अ स्टैंडर्ड एसेंशियल पेटेंट। वैसे ही 5G टेक्नोलॉजी के लिए अगर कोई भी सॉल्यूशन बन रहा है 5G टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, इन यस पुष्पेंद्र सर इज वेरी वेल अप्रिशिएटिंग दिस थिंग्स बिकॉज ही इज आल्सो मैकेनिकल इंजीनियर। तो वैसे ही अगर आप 5G के अंदर देखेंगे तो 5G के अंदर जो टावर्स के ऊपर लगाने वाले अटैचमेंट्स हैं वो बनते हैं, जिस तरीके से हमारा नेटवर्क की स्पीड्स बढ़ती है, वो रिसीविंग एंड जो ट्रांसमिटिंग एफिशिएंसीज बढ़ रही है, BTS है जो बेस ट्रांसफर सिस्टम। जी जी, तो वो सारी चीजें पे अगर कोई वर्क कर रहा है कोई पर्सन, तो उस पे कहा जाएगा ये स्टैंडर्ड एसेंशियल पेटेंट। नहीं SOPs क्या है सर? इसके SOPs क्या, स्टैंडर्ड एसेंशियल पेटेंट की कैटेगरी में ये आ गया? इसकी सर SOP क्या है, इसमें सर क्या करना SOP, चाहिए? हाँ, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स। SOPs डिफाइंड होती है इंडिया में ISO से, इंडियन स्टैंडर्ड से डिफाइंड होती है। अब इंडियन स्टैंडर्ड अगर आप एमिशंस के बारे में देखने यानी IC इंजन के बारे में देखने जाओगे, परफॉर्मेंस के एमिशन स्टैंडर्ड्स, तो वो एमिशन स्टैंडर्ड IC इंजन के कुछ 10,000 से हैं, ISO 10,000 है। तो ISO 10,000 को अगर कोई फॉलो कर रहा है, देखिए सर ISO SOPs होते क्या है वो समझिए। अब हम हर एक पेटेंट को, हर एक पेटेंटेड प्रोडक्ट को हम ये चेक कर रहे हैं कि वो पेटेंटेड प्रोडक्ट क्या सही में एफिशिएंसी दे पा रहा है कि नहीं दे पा रहा है।
मान लीजिए मैंने एक बाइक बनाई, वो BS6 कंप्लायंस है कि नहीं है, मैंने कोई भी एक इक्विपमेंट बनाया, वो BS6 कंप्लायंस है कि नहीं है, वो जानने के लिए हमें इनपुट्स भी तो सेम रखने पड़ेंगे कि इतने टेम्परेचर पे, इतने प्रेशर पे अगर आपने टेस्ट किया है, तभी जाके वो टेस्ट स्टैंडर्ड ARAI जो ऑटोमोटिव, अब उसको छोड़ दीजिए, बट एक संस्था है गवर्नमेंट की, उस संस्था ने जो मापदंड से प्रैक्टिकल किए हैं, जो रिजल्ट्स निकाले हैं, आपका भी रिजल्ट वैसे ही आए, उसके लिए एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बनाई गई है कि जब भी आप टेस्ट करोगे तो उस ISO स्टैंडर्ड के वजह से करोगे, जिसकी वजह से आपका जो रिजल्ट्स आ रहा है, आपके जो रिजल्ट्स ऑब्टेन हो रहे हैं, वो वही ऑब्टेन हो जो एक स्टैंडर्ड कंपनी या स्टैंडर्ड संस्था गवर्नमेंट की है वो जो ऑब्टेन कर रही है. सो दैट प्रोसीजर, how to get results, that is called SOPs. जैसे हमारी SOP होती है, PUC की SOP होती है सर. हम जब भी PUC करवाने जाते हैं गाड़ी में, तो उसका एक पर्टिकुलर प्रोसेस है, उसी के वजह से आपका रिजल्ट और दूसरे का रिजल्ट सेम ही आएगा, कोई डिफरेंट नहीं आएगा. तो उसे कहते हैं SOPs, जो एक प्रोसीजर को गवर्न करती है कि कैसे वो प्रोसीजर एग्जीक्यूट की जाए, किन किन पैरामीटर्स के अंदर वो प्रोसीजर गवर्न की जाए. सारा ठीक है सर, बस 2 लाइनों में हमें आंसर क्या देना है. SCP स्टैंडर्ड एसेंशियल पेटेंट्स वो होते हैं जो कि टेक्नोलॉजी की एडवांसमेंट्स की वजह से इस कैटेगरी में आ जाते हैं, जो कि हमें सभी को देने जरूरी हैं. सर टेक्नोलॉजी तो इवोल्व होती ही रहेगी, जी बट अगर आपका आपका अगर जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट है वो किसी टेक्नोलॉजी को कंप्लायंस करने के लिए बना है, तो वो पेटेंट स्टैंडर्ड एसेंशियल पेटेंट में आ सकती है. जैसे कि कैटालिटिक कन्वर्टर जब बना था तो उसे एमिशन को रिड्यूस करने के लिए बनाया गया था, बट कैटालिटिक कन्वर्टर की अपनी एक लिमिटेशन थी, तो उस लिमिटेशन की वजह से BS4 जितने भी व्हीकल हैं वो कैटालिटिक कन्वर्टर के साथ आपको मिल रहे हैं. एक अगर आप एक्सेस भी देखोगे ना, तो एक्सेस के एग्जॉस्ट के बाजू में एक बड़ा सा डिब्बा मिलता है, वो बड़ा सा डिब्बा है कैटालिटिक कन्वर्टर BS4 कंप्लायंस में. तो वो BS4 तक ही जा पा रहा था. BS6 को लाने के लिए हमें BS4 के साथ और एक चीज PFI ऐड करना पड़ा, पोर्ट फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम, जिसमें हमने सोलेनोइड वाल्व्स भी दिए. अब बहुत डिटेल हो जाएगा, शायद काफी जी लोग जी ना जी. समझ पाए, मैं इसको सिंपल रखना चाहता हूं कि हमने और भी चीजें ऐड की. तो जब BS4 की बात चल रही थी, तो जब किसी ने कैटालिटिक कन्वर्टर के बारे में फाइल किया था, उसने सोचा भी नहीं होगा कि ये स्टैंडर्ड एसेंशियल पेटेंट है. बट इवेंचुअली हुआ क्या कि कैटालिटिक कन्वर्टर को हर एक गाड़ी में लगाना पड़ा, जी तो वो हो गई स्टैंडर्ड एसेंशियल पेटेंट की. इस पेटेंट बिना इसको इवोल्व किए हम BS4 तक जा ही नहीं पाएंगे. या फिर दिस इज वन ऑफ द आंसर ऑफ द BS4 कंप्लायंस कि भाई BS4 जी हम लगा सकते हैं क्योंकि ये इन्वेंशन एग्जिस्ट कर रहा है. जी. तो आप स्टैंडर्ड की वजह से जो भी चीजें बनाते हैं, जो भी कंप्लायंस की वजह से, स्टैंडर्ड की वजह से, टेक्नोलॉजिकल इवोल्वमेंट की वजह से, वो स्टैंडर्ड एसेंशियल पेटेंट्स में आती है सर. और वो ठीक है. आप नहीं कह सकते हैं, वो चीज टेक्नोलॉजी को जब कंप्लायंस होती है, जरूरत पड़ती है, तब उसे कहा जाता है कि ये स्टैंडर्ड एसेंशियल पेटेंट्स. ओके. अब मैं आपको एक फैक्ट दिखाता हूं कि ये स्टैंडर्ड एसेंशियल पेटेंट्स की होड़ कितनी बड़ी है. मैं आप शायद इलेक्ट्रॉनिक्स बैकग्राउंड से है ना सर? जी 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 देखिए सर, हैव यू एवर इमेजिन, मैं आपसे, आप सभी लोगों से क्वेश्चन करता हूं, आप क्या मानते हैं कि व्हाट इज द लिमिट ऑफ फाइलिंग पेटेंट इन इंडिया बाय सम टेलीकम्युनिकेशन कंपनीज? एक टेलीकम्युनिकेशन कंपनी कोई भी उठा लो, कौन सी बड़ी कंपनी आप उठाओगे? चलो कोई एक कंपनी का नाम दे दो मुझे. जेटी वगैरह है सर, एयरटेल है. अरे वो तो बहुत बड़ी कंपनीज हो गई सर. एयरटेल तो आपने बहुत बड़ा नाम ले लिया. जेटी ले लो सर, जेटी. जेट की ले लो. अरे और छोटा नाम लीजिए सर, ऐसी कंपनी लीजिए कि जो उड़ गई हो दुनिया में से, एग्जिस्ट ही ना कर रही हो अभी, यानी आपको लग रहा है कि यार ये कंपनी क्या ही फाइल कर रही होगी. सर ये पहले एक आई थी बीच में, एमटेल. एमटेल. जी, उड़ एमटेल चुकी है. चलो, आप सभी ने है ना बीच में, अगर हम सभी लोग यही एज के हैं, 20 25 25 30 वाले, तो आप सभी ने एक कंपनी देखी होगी, नोकिया. नोकिया नोकिया के फोन देखे हैं कभी? जी जी जी. नोकिया. सर व्हाट डू यू थिंक, कितनी पेटेंट वो फाइल करते होंगे पर डे?
पर डे या पर मंथ या पर एनम, व्हाट, एक नो गेस ले लीजिए। नो आइडिया सर। अब मैं दिखाता हूं सर आपको कि एक कंपनी कितनी पेटेंट्स फाइल करते हैं। ये स्टैंडर्ड एसेंशियल पेटेंट का होड़ कितनी बड़ी है कि कितनी पेटेंट्स फाइल हो रही है, इंडिया में ही कितनी पेटेंट्स फाइल हो रही है। ये फैक्ट देखिएगा। ये फैक्ट देखने के बाद मैं तो मीन्स मुझे तो लगा कि क्या ही हो रहा है इंडिया में और हमें कुछ पता ही नहीं है। ये भी मुझे इस मीन्स यही वीक में मुझे ये फैक्ट्स पता चले हैं जो मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूं। रिग्रेस फाइलिंग करता है सर नोकिया, सैमसंग से भी ज्यादा है गेस। कितना मगर सर इंडिया में कितनी फाइलिंग हुई? मैं पब्लिश्ड की बात कर रहा हूं। देखिए मैं पब्लिश्ड में जा रहा हूं और यहां पर मैं नोकिया देख पर रहा सर हूं। इंडियन कंपनी ही है ना? नहीं सर, नहीं सर, वो फिनलैंड की कंपनी है और जी, जर्मनी से भी फाइल करती है, जापान से भी फाइल करती है, चाइना से भी फाइल करती है, सब जगह फाइल बहुत करते सारी हैं। चीजें फाइल करती है। अब मैं यहाँ पर एप्लीकेंट के नाम में लिख रहा हूं सिर्फ नोकिया। नोकिया एक इतनी बड़ी कंपनी नहीं है सर जितना आप ऐसा मानोगे कि नाम बड़ा है। नाम नहीं सर, काम भी बड़ा है। जो पुष्पेंद्र हम्म, सर ने सही तरीके से उनको इंडिकेट किया है कि नोकिया बहुत सारी चीजें सैमसंग को, एरिक्सन को, बहुत सारे कंपनीज को प्रोवाइड करती है। एक छोटी सी कंपनी, मैं छोटी तो नहीं बोलूंगा, आफ्टर सेइंग दैट मेरे दिमाग में ये छोटा था कि नोकिया अब क्या ही कर रहा होगा। नोकिया एक ही काम करता है, पेटेंट फाइल करता है, भर भर के पेटेंट फाइल करता है। आप देखिए 4 तारीख को एक, 4 फरवरी की बात कर रहा हूँ, 4 फरवरी को एक, 3 फरवरी को एक, 3 फरवरी को दूसरी, 2 फरवरी को एक, 2 फरवरी को एक, 2 फरवरी को एक, दो ये फरवरी पब्लिश को हुई एक। है। पब्लिश्ड है ये सर, ये सारी चीजें पब्लिश्ड है। तो आप सोचिए इनका अब कैसे मैं आपको कहूं जी। सर। टोटल पेटेंट्स नोकिया की पब्लिश्ड पेटेंट दिखा रही है 5843। दिस आर द बिग जायंट्स। ये पर डे के बेसिस पे फाइल करते हैं पेटेंट एप्लीकेशन को, पर डे के बेसिस पे। जी। और ये आप देख सकते हो इसमें अगर आप, मैं आपसे भी ये कहूंगा कि ये मैं आपको क्यों दिखा रहा हूं। मान लीजिए कि सर आपको बहुत बड़ा जायंट बनना है इस फील्ड में और आपके पास टाइम है और आपका डोमेन नॉलेज भी है। सर ये पेटेंट को उठाइए और सोचिए कि व्हाट शुड बी देयर नेक्स्ट स्टेप। इसमें क्या मॉडिफिकेशन होगा जो इनका नेक्स्ट स्टेप होगा। सर अगर आपकी एक भी पेटेंट हिट हो गई ना यहाँ पर, एक भी पेटेंट हिट हो गई ना सर यहाँ पर, तो मान लीजिएगा कि ये आपको कम से कम 20-30 लाख रुपए तो देके जाएंगे। ऐसे ही दे देंगे, ऐसे ही दे देंगे भाई। दिनेश भाई रखो, आप ना बोलोगे ना तो भी रख के जाएंगे। रखो रखो, सोच के कल बताइएगा इतना तो रख के गए, कल और थोड़ा सा देके जाते हैं। आप बोलो इसके कितने लोगे। मगर सही अगर एक पेटेंट स्पार्क हुई तो, क्योंकि सर ये लोग टेक्नोलॉजी की होड़ में है कि कौन पहली टेक्नोलॉजी क्लेम कर रहा है। सर एक सेकंड रिकॉर्डिंग ऑफ करिएगा। रिकॉर्डिंग बंद करता हूँ जी मैडम, 1 मिनट।